हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस घर के सामने खड़े मैं सर उठाए इसे देखे जा रही थी। कितने साल बीत गए थे उस खौफनाक रात को, जिसे याद करके आज भी मैं सहम जाती थी। सालों पहले मैं इस मकान में ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करती थी। उस वक्त मैं मैट्रिक में थी और मुझे ट्यूशन की अशद ज़रूरत थी, इसलिए अम्मा ने मुझे इस घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिया। सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और मुझे उनकी समझ भी अच्छे से आती थी। जब से मैंने उनसे पढ़ना शुरू किया था मेरे नंबर बहुत अच्छे आते। अम्मा भी इस बात से मुतमईन थी कि चलो मैं किसी अच्छी जगह पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैं और अम्मा हम दोनों ही इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि आने वाले दिनों में ये अच्छी जगह हमारे लिए एक भयानक ख्वाब में बदल जाएगी। हमारा सामना एक ऐसी हकीकत से होगा जो हमारे रोंगटे खड़े कर देगी। मैं बहुत छोटी उम्र की थी तब मेरे अब्बा की वफ़ात हो गई थी। अम्मा ने मेहनत करके और लोगों के घरों में काम काज करके मुझे पाला पोसा था। मैं इकलौती थी तो खूब लाडली भी थी। बचपन से अम्मा को अपने लिए मेहनत करते देख रही थी। मेरे मुस्तकबिल के लिए वो बहुत परेशान रहती थी। अपनी बहुत सी ज़रूरतों को मार कर उन्होंने मुझे शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिला दिलवाया। हमारा घर शहर से थोड़ा सा हट कर था। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी और वहाँ आम तौर पर कोई नहीं आता था, लेकिन ये सस्ता था, इसीलिए हम यहाँ रह रहे थे। अम्मा ने जब मुझे ट्यूशन में दाखिला दिलवाया तो मैंने अम्मा से कहा कि ये ट्यूशन तो बहुत दूर है, आने जाने में बहुत वक्त लगेगा और बीच में एक पुराना कब्रिस्तान भी पड़ता है। अम्मा कहने लगी, बेटी लेकिन ये तो मजबूरी है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम जानती हो इससे अच्छा और सस्ता ट्यूशन कहीं और नहीं मिलेगा। तुम्हारे सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। बस 2 साल ही की तो बात है, तुम्हारा मैट्रिक हो जाएगा तो मैं तुम्हें कॉलेज में दाखिला दिलवा दूंगी। उस वक्त किसी और ट्यूशन में पढ़ लेना। अम्मा की बात सुनकर मैंने सोचा, हाँ ठीक है, ये 2 साल ही की तो बात है। यही सोचकर मैं रोज़ाना आने लगी। रास्ते में उस कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हुए मुझे बहुत डर लगता था और सोचती थी कि जिस तरह से मैं कहानियों वगैरह में पढ़ती हूँ कि कब्रिस्तान के आसपास जिन्नात होते हैं, कहीं इस कब्रिस्तान के पास भी तो कोई जिन नहीं रहता। अगर किसी ने किसी दिन मुझे कुछ कह दिया तो मैं क्या करूँगी? अम्मा मुझे बोलती कि इस तरह की चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वो चाहती थी कि मैं कुछ बन जाऊं और मैं भी पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी रखती थी और अपनी पढ़ाई को लेकर हमेशा संजीदा रहती। स्कूल में तमाम टीचर्स मुझे बहुत पसंद करते थे और हमेशा मेरी तारीफ़ करते और मेरी मिसाल देते थे। हमारे रिश्तेदार दूसरे शहरों में रहते थे और बहुत ही कम आते थे। अब्बा की वफ़ात के बाद तो उन्होंने हमसे राब्ता भी तकरीबन ना होने के बराबर कर लिया। मैं ज़्यादा रिश्तेदारों को नहीं जानती थी, बहुत ही करीबी चंद रिश्तेदारों को देख रखा था। वो कभी कभी आते और मिलकर चले जाते, बस इतनी ही रिश्तेदारी थी हम सब के बीच। अम्मा चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी में ही मैं किसी काबिल हो जाऊं, ताकि उन्हें इस बात की फ़िक्र ना रहे कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, कहीं मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। मैं अम्मा से किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करती थी, क्योंकि मैं जानती थी पहले ही वो बहुत मुश्किलात से मुझे पढ़ा रही हैं, मेरी महंगी फ़ीसें दे रही हैं। लोगों के कपड़े सिलाई करके, उनके घरों में काम काज करके वो थक हार जाती थी। उसके बाद जाकर कुछ पैसे मिलते जिससे वो मेरी फ़ीस भरती थी, घर का किराया देती और बाकी खर्चे उठाती। ऐसे में अगर मैं उनसे और ख्वाहिशात करती तो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर देती। इसलिए मैंने सोचा बड़े होकर जब कुछ बन जाऊंगी तब अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। मेरे स्कूल में भी बहुत कम लड़कियों से बातचीत थी, दोस्त मैंने कभी कोई बनाए ही नहीं थे। अम्मा ने हमेशा सिखाया था कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, अगर वक्त ज़ाया कर दोगी तो आगे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अम्मा की बात बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए मैंने पूरी तरह से अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाना शुरू कर दिया। बचपन से ही बाहर खेलने नहीं जाती थी, बल्कि घर बैठकर अम्मा का इंतज़ार करती थी
कि कब वो काम काज से फारिग होकर घर आएंगी और फिर उन्हें बताती कि आज मैंने स्कूल में क्या पढ़ा है। वो मेरी एक एक बात बहुत ही ध्यान से सुनती थी। कभी भी उन्होंने मेरी कोई बात नज़रअंदाज नहीं की थी। चाहे मेरी बात कितनी ही फजूल क्यों ना होती, वो पूरा ध्यान लगाकर सुनती। मैं उनकी दुनिया और वो मेरी दुनिया थी। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने अम्मा से कहा कि आप काम करना छोड़ दें, अब मैं कमाऊंगी। लेकिन अम्मा बोली, नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। दुनिया बहुत जालिम है, तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। ये कहते हुए अम्मा के चेहरे पर उदासी आ गई। मैं जानती थी कि इसकी वजह क्या है। पिछले हफ्ते ही मेरे एक मामू जो अरसा दराज से बाहर मुल्क मुकीम थे, वहाँ से वापस आए और अम्मा से कहा कि मुझे अपने सारे जेवरात दे दो, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। अम्मा ने उनसे कहा कि ये जेवरात मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हैं, मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? तुम अच्छे से जानते हो मेरी बेटी का मेरे सिवा कोई नहीं है। मामू अम्मा से लड़ने लगे। अगर वो किसी अच्छे काम में पैसे लगाना चाहते तो शायद अम्मा उन्हें वो जेवरात दे देती। लेकिन मामू का यही था, हर कुछ अरसे बाद किसी न किसी रिश्तेदार से पैसे मांगते और कहते मैं कोई कारोबार करूँगा, और उन पैसों को न जाने कहाँ उड़ा देते थे। इसीलिए अम्मा ने सख्ती से उन्हें मना कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। तुम्हारी फितरत से हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। तुम पैसों को इधर उधर खर्च कर दोगे और फिर कहोगे कि तुम्हें कारोबार में नुकसान हो गया। इतने सालों से तुम यही तो कर रहे हो, न जाने किस किस का कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ चुका है। बस अब और नहीं, ये कहकर अम्मा अंदर आ गई। वो बाहर खड़े होकर अम्मा को खूब बातें सुनाते रहे और ना जाने क्या कुछ बोलकर चले गए। उस दिन के बाद से अम्मा बहुत उदास थी। बहरहाल मैंने ट्यूशन जाना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो जाती थी। एक दिन सर कहने लगे, देखो रोज़ तुम्हें पढ़ते पढ़ते बहुत रात हो जाती है और तुम जानती हो कि रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है और ये रास्ता बहुत सुनसान है। क्यों ना मैं तुम्हें रोज़ घर छोड़ाया करूं? इतनी रात को अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं। तुम अकेली लड़की हो, बेहतर है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। उनकी बात मुझे माकूल लगी तो मैंने कहा, ठीक है सर, अब मुझे छोड़कर आ जाएं, लेकिन आपको तकलीफ़ होगी। वो कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे क्यों कोई तकलीफ़ होगी, मुझे तो दूसरों के काम आकर खुशी महसूस होती है। हमेशा की तरह वो बहुत ही आजिज़ी से बात करते थे और फिर जब मैं उनके घर से निकली तो वो भी मेरे साथ चलने लगे। कब्रिस्तान के करीब पहुँचे तो मुझे एक बार फिर से डर लगने लगा, लेकिन मैंने सर से पूछा कि क्या आप इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ जानते हैं? लोग कहते हैं ये बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है और लोगों का ये भी कहना है कि कब्रिस्तान के करीब अकेले नहीं जाना चाहिए, वहाँ आस पास जिन्नात घूमते रहते हैं। सर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे, ये तो लोगों की बनाई हुई कहानी है, मुझे तो कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। क्या तुम कब्रिस्तान से डरती हो? मैंने उनसे कहा, हाँ, हर इंसान को ही डर लगता है। मैं जब यहाँ से गुज़रती हूँ तो मुझे तरह तरह के ख़यालात आते हैं, लेकिन अजीब बात है, आपको डर नहीं लगता। आप तो बहुत ही बहादुर हैं। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए और चुपचाप मुझे मेरे घर तक छोड़ कर आ गए। और फिर रोज़ाना यही होने लगा। हर रोज़ वो मुझे वापसी पर मेरे घर छोड़ आते। इस कब्रिस्तान के करीब से गुज़रते हुए उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात होते थे। पूरा रास्ता वो उस कब्रिस्तान के बारे में ही कोई ना कोई बात करते रहते थे। मुझे हैरत होती थी कि उन्हें इस कब्रिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों है, आखिर वो हमेशा इसका जिक्र ही क्यों करते रहते हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा सवालात करने की मुझ में जुर्रत नहीं होती थी, क्योंकि बाद सवाल सुनकर वो बिल्कुल ही खामोश हो जाते थे, कोई जवाब नहीं देते, बल्कि उनका चेहरा बिल्कुल सपाट हो जाता था। इसलिए मैं मज़ीद कोई सवाल नहीं पूछ पाती थी। एक दिन हमें पढ़ते हुए काफ़ी देर हो गई। मेरे इम्तहानात होने वाले थे, इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक पढ़ रही थी। अम्मा से भी घर पर इस बारे में बात कर ली थी कि मुझे घर आते हुए देर हो जाएगी। चूँकि सर मुझे खुद छोड़ने आते थे, इसलिए अम्मा को मेरी तरफ से ज़्यादा फ़िक्र नहीं थी। हम पढ़कर फारिग हुए
तो मैंने देखा बाहर बहुत ही तेज बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे मौसम से तो मुझे वैसे भी बहुत खौफ आता था। बाहर बरसती बारिश को देखकर मैं बहुत डरने लग गई। सर ने शायद मेरे चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ देख ली थी, इसीलिए मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ है, क्या तुम्हें बारिश से डर लगता है? मैंने उनसे कहा, हाँ, बचपन से ही मुझे तेज़ बारिश और कड़कती हुई बिजली से डर लगता है। देखे ना कितनी तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। यूं लग रहा है जैसे बादल गरजते जा रहे हैं और बिजली हमारे ऊपर गिरने लगी है। वो बोले, ठीक है, तुम इतना परेशान मत हो, ऐसा करो कि आज रात यहीं पर रुक जाओ। हैरत से मैंने उनका चेहरा देखा और कहा कि यहाँ पर रुक जाऊं, ये ठीक नहीं है। और अम्मा, वो इस बात पर कभी भी राज़ी नहीं होंगी, बल्कि मुझे खूब डांटेगी कि मैं यहाँ पर क्यों रुकी। ऐसा करें मुझे घर छोड़ाएं, इससे पहले कि बारिश मज़ीद तेज़ हो जाए और रास्ते बंद हो जाएं। सर बोले, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, बारिश काफ़ी देर से हो रही है। वो तो अभी तुम पढ़ाई से फारिग हुई हो, इसीलिए तुम्हारा ध्यान इस तरफ गया है। अब तक तो रास्ते भीग चुके होंगे और तुम्हें अच्छे से पता है कि इन रास्तों पर जाना कितना मुश्किल होता है। बेहतर है कि तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूँगा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं अम्मा नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन हालात का तकाजा यही था। इस वक्त बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। अक्सर ही इस मौसम में सांप वगैरह बाहर आ जाते थे। सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमें सुबह ही निकलना चाहिए। उन्होंने अम्मा को फ़ोन मिलाया और मेरी बात करवाई। मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरी मजबूरी है, यहीं रुकना पड़ेगा। अम्मा कहने लगी, ठीक है, एक दफ़ा अपने सर से बात करा दो। सर ने भी अम्मा से बात की और उन्हें तसल्ली दी कि आप परेशान मत हों, मैं इसका ध्यान रखूँगा। अम्मा ने मुझे इजाज़त दे दी और कहा कि ठीक है, अपना ख्याल रखना और देखो बारिश में बाहर मत जाना। तुम अच्छे से जानती हो ना, इस मौसम से तुम्हें कितनी ज़्यादा खौफजदा हो जाती हो। मैंने अम्मा से कहा, ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगी, आप परेशान मत हों और खाना खाकर सो जाना। सर ने मुझे खाना ला कर दिया और कहा कि तुम भूखी हो कब से, कुछ नहीं खाया, चलो खाना खा लो। खाना बहुत ही लजीज था। खाना खाकर मैं सर के साथ एक कमरे में आ गई। छोटा सा कमरा था, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। सर ने मुझसे कहा कि आज की रात तुम यहाँ पर गुजार लो, बिस्तर वगैरह हर चीज़ यहाँ पर मुयस्सर है। कमरे की खिड़की अच्छे से बंद कर लेना ताकि बारिश अंदर ना आए। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मैंने कमरे का जायज़ा लिया और फिर अभी सोच ही रही थी कि क्या करूं, तभी अचानक से बिजली बंद हो गई। अचानक बिजली चले जाने की वजह से मैं खौफजदा हो गई। सर उधर आए और कहने लगे, ये लालटेन ले लो, परेशान मत हो, बारिश की वजह से बिजली गई है, आ जाएगी। मुझे लालटेन थमाकर वो खुद चले गए। मैंने लालटेन एक साइड पर रख दी और बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। बाहर तेज़ बारिश बरस रही थी। मुझे बार बार खौफ भी महसूस हो रहा था, लेकिन मजबूरी थी। मुझे एक अनजान घर में रात के इस पहर सोना पड़ रहा था। बेशक मैं यहाँ रोज़ आती थी, लेकिन पढ़ाई के लिए आना और यहाँ पर रुकना, ये दो बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ें थीं। सर के अलावा इस घर में और कोई मौजूद भी नहीं था सिवाय उनकी बूढ़ी माँ के, और वो तो हर वक्त अपने कमरे में ही रहा करती थी। मैं एक कमरे में बिस्तर बिछाकर तकिया रख के जब चुपचाप लेट गई। बाहर बरसती तेज़ बारिश की आवाज़ें माहौल को खौफनाक बना रही थीं। बार बार बिजली कड़कने की आवाज़ सुनकर मैं सहम सी जाती। ऐसे मौसम में तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैं बहुत डरती थी और कानों पर तकिया रख लेती थी, लेकिन ये आवाज़ें इतनी तेज़ी से आ रही थीं कि किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि कब ये बारिश थमे और जल्दी से सुबह हो जाए, ताकि मैं अपने घर आराम से जा सकूं। मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं भी नींद नहीं आती थी। अम्मा जानती थी कि मुझे बारिश में डर लगता है, इसीलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दी, वरना कोई भी अपनी बेटी को किसी के घर में इस तरह रहने की इजाज़त नहीं देता।
हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे की खिड़की खुल गई और तेज बारिश कमरे के अंदर दाखिल होने लगी। मैं फौरन से डर कर उठी और जल्दी से खिड़की को अच्छे से बंद किया और कुंडी लगा दी। बाहर झांक कर देखा तो घुप अंधेरा फैला हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमकती तो पानी से भीगी सड़क नजर आती। मैंने पर्दा आगे किया और दोबारा से बिस्तर में आकर बैठ गई। मैं जानती थी अब बाकी की पूरी रात मैं सो नहीं सकती, इसीलिए लालटेन की लौ बढ़ा दी। लाइट को गए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। मैं दुआ कर रही थी कि जल्दी से लाइट आ जाए। बेशक बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर हब्स फैल रहा था। मैंने खिड़कियां वगैरह पहले ही बंद कर रखी थी कि हवा और बिजली के कड़कने की आवाज़ ना आए। ऐसे में मुझे पंखा चलाने की शदीद ज़रूरत थी। अभी बैठे मैं ये सब सोच ही रही थी कि उसी वक्त लाइट आ गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जल्दी से पंखा चलाकर लालटेन बंद करके अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। शायद अब मुझे नींद आ जाए। पंखे की आवाज़ की वजह से बाहर की आवाज़ें आना भी बंद हो जाएंगी। अभी मुझे लेटे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक से यूं लगा जैसे कोई कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ है। मैं एकदम से अपने बिस्तर में सुकड़ कर लेट गई। अंदर आने वाले ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तो मुझे खौफ महसूस होने लगा कि कौन इस वक्त मेरे कमरे में दाखिल हुआ और किसने दरवाज़ा बंद किया। यही सोचकर मैंने फ़ौरन से बिस्तर एक साइड पर किया और उठकर स्विच बोर्ड की तरफ आई। जल्दी से लाइट ऑन की ताकि ये देख सकूं कि कौन आया है, लेकिन लाइट ऑन करते ही मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की मखलूक खड़ी थी। उसे देखकर तो मुझे शदीद डर लग रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो? मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे बचाओ, बचाओ। मैं बाहर से अपने सर को आवाज़ दे रही थी, लेकिन वो जो कोई भी था उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और अपने चेहरे से वो मास्क उतारा, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खौफजदा हो गई थी और उसे इंसान के बजाय कोई और मखलूक समझ रही थी। जैसे ही उसने उस मास्क को उतारा तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वो तो मेरे ट्यूशन वाले सर ही थे। मुझसे कहने लगे, खामोश रहो, अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। मैंने उनसे कहा, सर आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बहुत डर गई थी। आप ये मास्क पहनकर यहाँ क्यों आए हैं? तो वो बोले, खामोश रहो और चुपचाप मेरे पीछे चलती जाओ। उनके कहने पर मैं उनके पीछे पीछे चलने लगी। वो सामने वाली दीवार की तरफ जा रहे थे। मैं ठुठक कर रुक गई और सोचने लगी कि सामने तो कोई दरवाज़ा नहीं, तो वो आखिर किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरे देखते ही देखते उन्होंने दीवार पर हाथ रखा और वो एक तरफ को हो गई। मुड़कर मुझसे कहने लगे, चलो मेरे पीछे आओ। डर की वजह से मैं कांप रही थी, लेकिन उनका हुक्म मानकर मैं उनके पीछे चलने लग गई। वो मुझे साथ लिए एक अनजान से रास्ते पर जा रहे थे। उस दीवार के आगे शायद कोई और ही दुनिया थी। बिल्कुल रेतला पथरीला मैदान था, जहाँ इस वक्त काफ़ी ठंड फैली हुई थी। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि यहाँ पर मौसलाधार बारिश नहीं हो रही थी, बल्कि बारिश का तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। आसमान साफ था और चांद और सितारे चमक रहे थे। मैंने एक बार फिर से रुककर अपने सर से पूछा कि ये कौन सी जगह है? आप मुझे कहाँ ले आए हैं? आखिर ये सब क्या चल रहा है? तो वो कहने लगे, कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बस चुपचाप मेरी बात मानते हुए मेरे साथ चलती रहो। उनके कहने पर मैं खामोशी से चलती गई। काफ़ी आगे जाकर वो रुक गए। जिस जगह वो रुके थे वहाँ वही कब्रिस्तान था जो मेरे ट्यूशन वाले रास्ते पर पड़ता था। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वो इलाका कोई और ही मंजर पेश कर रहा था। वहाँ सिर्फ जानी पहचानी चीज़ थी, कब्रिस्तान था और बाकी सब कुछ अलग था, जो मैंने कभी नहीं देख रखा था। साइड पर एक ख्वांचा फरोश खड़ा कुछ बेच रहा था। आमतौर पर जिस रास्ते से मैं आती थी वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता था, और ना ही कब्रिस्तान के करीब
कोई खड़े होकर कोई चीज़ बेचता था। हर गुजरते लम्हे के साथ मैं खौफ में मुब्तला होती जा रही थी। सर बिना पीछे मुड़े बस आगे ही चलते जा रहे थे और मुझे मजबूरी में उनकी पैरवी करनी पड़ रही थी। मैं कई बार उनसे पूछ चुकी थी कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो थे कि मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए मैंने खामोश रहने में ही आफियत जानी। कब्रिस्तान के अंदर जाकर वो एक कब्र के पास रुक गए। मेरी आंखों के सामने वो कब्र खुली और वो उसके अंदर जाकर लेट गए और कब्र बंद हो गई। ये मंजर देखकर मैं चिल्ला उठी। मेरी हालत गैर हो रही थी और मुझसे अपने कदम भी हिलाए नहीं जा रहे थे। उसी वक्त मुझे ज़ोर का चक्कर आया और एक तेज़ खुशबू मेरे नथनों से टकराई और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। दोबारा जब मुझे होश आया तो सुबह के 7 बज रहे थे और मैं सर के घर में ही उसी कमरे में अपने बिस्तर पर सो रही थी जहां मैं रात को लेटी थी। कमरे की खिड़की बंद थी और नीम अंधेरा छाया हुआ था। मैं जल्दी से उठी। वक्त देखा तो 7 बज रहे थे। दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और इधर उधर निगाहें दौड़ाईं तो सामने सर बैठे मेरी अम्मा से बातचीत कर रहे थे। मुझे पता नहीं चला कि अम्मा कब आईं। सर को एक नज़र देकर मुझे रात का सारा वाक़या याद आया और मेरा चेहरा पीला पड़ गया। अम्मा ने मुझसे कहा कि क्या हुआ। मैं जानती थी कि तुम्हें डर लग रहा होगा, इसलिए जैसे ही बारिश थमी सुबह सवेरे ही यहाँ पर आ गई। मैंने अम्मा को कुछ नहीं कहा। सर मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ, रात को अच्छी नींद तो आई ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। अम्मा ने मुझसे कहा कि क्या बात है, सर कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही, ऐसे हवन्नकों की तरह खड़ी क्यों हो, कुछ तो बोलो। मगर मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं क्या कहती। फिर अम्मा ने सर से कहा कि आप हमें इजाज़त दें, मुझे लगता है कि रात होने वाली तेज़ बारिश और बिजली की कड़क की वजह से ये डर गई है। अक्सर ऐसा ही होता है, आप परेशान मत होना, शाम को ये वक्त पर ट्यूशन आ जाएगी। ये कहकर अम्मा सर को खुदाफिज कहकर मेरे साथ बाहर चली आईं। बाहर आते ही कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है, इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही हो, कितना बुरा लग रहा है। रात पूरी उन्होंने तुम्हें अपने घर में ठहराया और तुम हो कि शुक्रिया का एक लफ्ज़ तक तुम्हारे मुंह से नहीं निकल पा रहा। कितना बुरा लगता है, वो क्या सोचेंगे कि कैसी लड़की है। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, बस मुझे घर जाना है। रात को मैं बहुत मुश्किल से सो पाई हूँ। मैं काफ़ी उलझन में थी और शायद अम्मा ने भी ये महसूस कर लिया था, इसीलिए चुपचाप मुझे घर ले जाने लगी। घर जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर मुझे थोड़ा सुकून आया, लेकिन सो मैं अब भी नहीं पा रही थी। रात का वाक़या मुझे बार बार याद आता और मेरे जिस्म में एक फरेरी दौड़ जाती। अगर मैं उस कब्रिस्तान में चकरा कर गिर गई थी तो आखिर मुझे घर वापस कौन लाया। जब हम वापस आए थे तो मैंने उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं देखा था। मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ निगाहें दौड़ाऊं और खौफजदा हो जाऊं और अम्मा को मेरे चेहरे से किसी बात का एहसास हो जाए। इससे बेहतर यही था कि मैं खामोश रहती। शाम को अम्मा ने मुझसे कहा कि अगर तुम बेहतर महसूस कर रही हो तो ट्यूशन चली जाओ। मैंने उन्हें मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं इस वक्त कहीं भी नहीं जाना चाहती, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब जाऊंगी, इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर मैं मुंह सर लपेट कर लेट गई। अगले कई दिन तक मैं ऐसी ही हालत में रही। अम्मा बार बार मुझसे पूछती कि आखिर ऐसी क्या बात है, अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें कोई बुखार नहीं, तो जा क्यों नहीं रही, उस दिन से तुम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही हो। मैंने गुस्से में अम्मा से कहा कि क्यों आप एक ही बात बार बार पूछे जा रही हैं, जब कह दिया ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मतलब नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैंने ऐसा रवैया कभी भी इख्तियार नहीं किया था, इसीलिए वो उलझ गई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो मैं हर बात पर ज़िद करने लग गई हूँ और इतने दिन से ट्यूशन भी नहीं गई, जबकि मैं अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा संजीदा लेती थी।
मैं खुद इतनी परेशान थी कि अम्मा को कोई वजाहत नहीं दे सकती थी। पहले तो मुझे खुद इस बात का पता लगाना था कि आखिर हकीकत क्या है। मैं हिम्मत करके एक बार फिर से अपनी ट्यूशन में चली आई। सर ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, खैरियत है, तुम इतने दिन से गायब थी। उनकी तरफ देखकर लगता ही नहीं था कि उस रात कोई वाकया पेश आया था। वो बहुत ही ज़्यादा आराम और सुकून से पेश आ रहे थे। मैंने सर से कहा कि कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये कहते हुए मैंने गौर से उनके चेहरे की तरफ देखा। मैं देखना चाहती थी वहाँ कुछ गैर मामूली नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन वो तो बिल्कुल मुतमईन थे। कहने लगे, ठीक है, अब कैसी हो? तुम अगर बेहतर महसूस नहीं कर रही तो कुछ दिन और आराम कर लो। मगर मैंने नफ़ी में सर हिलाया और अंदर चली आई। पढ़ाई के दौरान बार बार मैं नज़र उठाकर उनकी तरफ देखती, लेकिन मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। काफ़ी वक्त हो गया तो सर ने कहा, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम घर चली जाओ। क्या मैं तुम्हें छोड़ आऊं? रास्ते में वैसे भी कब्रिस्तान पड़ता है, अकेले जाते हुए तुम्हें मसला होगा। ये सुनते ही मुझे उस रात का वाकया याद आया। मैं फ़ौरन से सहम गई और कहा कि नहीं नहीं सर, मैं खुद से चली जाऊंगी, अम्मा मुझे लेने आ जाएंगी। मैंने ये झूठ बोल दिया ताकि वो बार बार इसरार ना करे। मैं घर से निकली और कब्रिस्तान के रास्ते के करीब पहुंची तो वो रात बार बार मेरी आंखों के सामने आने लगी। अभी मैं कब्रिस्तान के सामने से गुजर ही रही थी कि अचानक से मुझे उसके दरवाजे पर सर खड़े हुए नजर आए। वहीं से मुझे आवाज़ देकर कहा कि इधर आओ। मैं डर गई और भागने लगी, लेकिन वो मुसलसल मुझे आवाज़ दिए जा रहे थे। भागते भागते मैं सीधा घर आकर अपने कमरे में बंद हो गई। अम्मा कहने लगी, क्या हो गया तुम्हें? यूं लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैंने अम्मा से कहा कि शायद मैंने वाकई में भूत देखा है। अम्मा बोली, लड़की पागल हो गई है, किस तरह की बातें कर रही हो? उस वक्त मैंने सोचा कि चलो अम्मा को सब कुछ बता देती हूँ कि इतने दिनों से कौन से वाक़यात पेश आ रहे हैं। और मैंने अम्मा को उस रात से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। ये सुनकर अम्मा भी परेशान हो गई और कहने लगी, क्या तुम्हारे वो ट्यूशन वाले सर वाकई में इंसान हैं या कोई और? मैंने अम्मा से कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन जब मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की और उनकी तरफ देखती रही तो मुझे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया जिनसे मैं उन पर शक कर सकूं। हो सकता है कोई और उनका भेस बदलकर मुझे खौफजदा कर रहा हो। अम्मा बोली, बेटी देख, अब से तू ट्यूशन मत जाना, मैं तुझे खतरे में नहीं डाल सकती। मैंने अम्मा से बोला, परेशान मत हो, मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूँगी। अम्मा के लाख मना करने पर भी मैं ट्यूशन चली गई। एक दिन पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई। मैंने सर से कहा कि अब मुझे चले जाना चाहिए। वो बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। और फिर हम एक साथ घर से निकले। मैं बार बार उनकी तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी तारी थी। शायद आज मुझे उस राज का पता लग ही जाए। यही सोचकर मैं चलती जा रही थी। कब्रिस्तान के करीब जैसे ही पहुँचे तो सर एकदम गायब हो गए। मैंने परेशानी से इधर उधर देखा तो वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़े थे और मुझे आवाज़ दे रहे थे। ये देखकर मैं डर गई, लेकिन उनके साथ कब्रिस्तान की तरफ ना बढ़ी, बल्कि सीधा भागकर घर आ गई। मैंने अम्मा से कहा कि वो सर ही हैं। आज मैंने खुद देखा, वो कब्रिस्तान की तरफ गए थे। इसमें अब कोई शक नहीं रहा कि सर ही दरअसल कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, और उस रात जो कुछ नज़र आया वो हकीकत था। उस दिन के बाद से मैंने ट्यूशन जाना छोड़ दिया। लेकिन एक दिन जब मैं चुपके से सर के घर में दाखिल हो गई, मैं इस राज को जानना चाहती थी। हद से ज़्यादा तजस्सुस में मुब्तला हो चुकी थी। अम्मा को कुछ ना बताया और चुपके से उनके घर चली आई। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आज भी उनकी बूढ़ी माँ अपने कमरे में मौजूद थी। मैंने उनके कमरे में आई और कहा कि अम्मा, सर कहाँ पर हैं? वो मुझे खौफनाक नज़रों से घूरते हुए देखने लगी और कहने लगी, भाग जा यहाँ से। मैं डर गई, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं जिस मकसद से आई थी उसे ज़रूर पूरा करूँगी।
मैं जानती थी सर कब्रिस्तान की तरफ गए होंगे। मैं भागी भागी कब्रिस्तान आई। उस वक्त रात हो रही थी। मैं जानती थी कि रात के वक्त ही वो यहाँ पर मौजूद होंगे। मैंने देखा कि वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़े थे और आज भी मुझे बुला रहे थे। मैं उनके पास चली आई और मैंने कहा, सर, मैं सबके बारे में जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं। वो मुझे लिए कब्र के करीब बैठ गए और कहने लगे, मैं दरअसल एक जिनज़ादा हूँ। सालों पहले मुझे किसी ने यहाँ पर दफना दिया था, इसीलिए मैं एक इंसान के रूप में रह रहा हूँ, लेकिन रोज़ाना रात के वक्त मैं जिन में तब्दील हो जाता हूँ और इस कब्र में आकर वापस लेट जाता हूँ। ये सुनकर मैं खौफज़दा हो गई। मैंने उनसे कहा कि अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं बस आपके बारे में जानना चाहती थी। लेकिन वो मुसलसल कह रहे थे, नहीं, तुम भी मेरे साथ इस कब्र में चलो। मगर मैंने मना कर दिया। फिर मेरे देखते ही देखते वो उस कब्र के अंदर लेट गए और कब्र ऊपर से बंद हो गई। ये देखकर मुझे हद से ज़्यादा डर महसूस होने लगा। मैं भागकर अपने घर आ गई। अम्मा को सारी बात बताई। पहले तो अम्मा ने मुझे खूब डांटा कि रात के इस पहर तुम गली से निकली ही क्यों? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि वहाँ मत जाना, किसी मुश्किल का शिकार हो सकती हो, लेकिन तुम किसी की बात नहीं सुनती। बस तुम आज के बाद उस ट्यूशन में बिल्कुल नहीं जाओगी। मैंने अम्मा से वादा कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने जो कुछ जानना था वो जान लिया। थोड़ा अरसा गुजरा जब मुझे खबर मिली कि कब्रिस्तान के करीब ही सर की अचानक से मौत हो गई थी। मैं भागते हुए इधर आई तो देखा कि उसी कब्र में वो दफन थे जहाँ पर अक्सर ही वो लेट जाया करते थे। उनके घर को लोगों ने ये कहकर बंद कर दिया कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। मैंने लोगों से कहा कि यहाँ उनकी बूढ़ी माँ रहती थी, मगर वो लोग कहने लगे, इस घर में तो कोई भी नहीं रहता। ये सुनकर मुझे काफ़ी हैरत हुई। जब मैंने घर को अंदर से देखा तो वाकई में वहाँ पर कोई नहीं था। तो क्या वो बूढ़ी माँ भी दरअसल एक जिनज़ादी थी? उस दिन के बाद से उस घर के करीब कोई भी नहीं जाता और मैं आज इतने साल बाद इस घर के बाहर आई थी और यहाँ से गुजरते हुए मुझे वो सारा वाकया फिर से याद आ गया। मैंने सर झटका और वापस से अपने घर चली आई। घर आई तो अम्मा ने कहा कि क्या हुआ, तुम उसी मकान के बाहर खड़ी होगी। मैं जानती हूँ तुम जब यहाँ आती हो उस मकान के बाहर जाकर न जाने क्या देखती रहती हो। मैंने अम्मा से कहा कि हमेशा वो मकान मुझे कुछ अजीब सी कहानी सुनाता है। खैर अम्मा, अब बहुत हो चुका, अब मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। मैंने अपने शौहर से भी बात की है, वो भी कई बार आपको हमारे साथ रहने के लिए मना चुके हैं, लेकिन आप हैं कि हम में से किसी की बात नहीं सुन रही। इस अकेले घर में कैसे रहेंगी? सारी ज़िंदगी आपने मेरा ख्याल रखा है, अब मैं आपका ख्याल रखना चाहती हूँ, तो आप मुझे उससे महरूम कर रही हैं। जब से मेरी शादी हुई थी मैं घर से काफ़ी दूर रह रही थी। मेरे शौहर और मैं, हम दोनों तकरीबन कई बार आकर अम्मा से ये बात कर चुके थे कि वो हमारे साथ आकर रहें, यूं अकेले मत रहें। मेरे शौहर के कोई रिश्तेदार नहीं थे, वो एक यतीम खाने में पले बड़े थे, इसलिए वो चाहते थे कि अम्मा भी हमारे साथ आकर रहें। लेकिन अम्मा इस बात पर राज़ी नहीं होती थी। इस बार मैं सोच कर आई थी कि अम्मा को हर हाल में लेकर जाऊंगी। अम्मा ने लाख ना कही, लेकिन मैंने अम्मा का सामान बांधा और घर को ताला लगाकर अम्मा को साथ अपने घर चली आई। उस दिन के बाद से अम्मा ने हमारे साथ ही रहना शुरू कर दिया। अम्मा को साथ रखकर हम बहुत खुश थे। वैसे तो मेरी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं था, लेकिन जब भी मैं उस इलाके की तरफ जाती तो उस मकान को देखकर अपने माजी में खो सी जाती थी और वो वाक़या मुझे हमेशा की तरह खौफज़दा कर देता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।